नमस्कार। A very good morning to all of you. मैं प्रोफेसर जया श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से हूँ और आज मैं आप सभी को इकाई 4 के बारे में बताऊंगी। और यह इकाई 4 समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध को बताएगा। इसमें आपको यह बताया जाएगा कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। तो आज विद्यार्थियों, मेरे व्याख्यान की जो संरचना है वो मुख्यतः केंद्रित होगी विषय के प्रस्तावना पर, और इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध को बताया जाएगा। इसमें इतिहास को भी परिभाषित किया जाएगा, फिर समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध को बताया जाएगा, और इसके अलावा समाजशास्त्र और इतिहास दोनों विषयों में क्या अंतर है इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि एक उपविधा के रूप में ऐतिहासिक समाजशास्त्र का परिचय क्या है और इससे क्या तात्पर्य है। तो विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान के उपरांत आप निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में सक्षम होंगे, और वो बिंदु है पहला, समाजशास्त्र के विधा के रूप में या सामाजिक शास्त्र के विधा के रूप में इतिहास की व्याख्या, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समाजशास्त्र और इतिहास के बीच के आंतरिक संबंध को देखना या उसके आंतरिक संबंधों को समझना। इसके अलावा समाजशास्त्र और इतिहास के बीच के अंतर को भी आप समझने में सक्षम होंगे। तथा विद्यार्थियों, परिणाम स्वरूप इन सभी तथ्यों को समझने के पश्चात आप समाजशास्त्र और इतिहास के प्रतिच्छेदन के परिणाम के रूप में ऐतिहासिक समाजशास्त्र को समझ सकेंगे। यानी समाजशास्त्र और इतिहास जहाँ इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, उसके परिणाम के फलस्वरूप ऐतिहासिक समाजशास्त्र का उद्भव या विकास किस प्रकार हुआ, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताती हूँ कि आज की जो यह इकाई है या आज का जो यह व्याख्यान है वो किस प्रकार इतिहास के साथ समाजशास्त्र के संबंध को बताती है। विद्यार्थियों, दोनों विषय इतिहास एवं समाजशास्त्र बहुत अधिक अंतर संबंधित है। समाजशास्त्र को अक्सर समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, और विशेष रूप से किसी भी समाज का कोई अध्ययन अपने इतिहास या अतीत को देखे बिना पूरा किया जा सकता है। तो यह देखना बेहद ही जरूरी है कि अतीत में समाज किस प्रकार विकसित हुआ, समाज का उद्विकास कैसे हुआ, इन सभी बिंदुओं को हमें बहुत ही ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। तो किस तरह की परिस्थितियों या उदाहरणों के माध्यम से या किस तरह के कारकों के कारण समाज आगे बढ़ा या विकसित हुआ, या इसकी संरचना और कारकों के बदलाव ने इस समाज की जो संरचना थी या समाज के जो कार्य थे, इसके बदलाव में कारकों ने क्या क्या योगदान दिया, और इस प्रकार किसी भी समाज, समूह या संस्थानों और अपनी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए मित्रों हमें अतीत की ओर जरूर ध्यान देना होता है, या अपने अतीत की सराहना करने की भी आवश्यकता होती है। तो ये देखा जा सकता है
कि समाजशास्त्र के उद्भव ने ऐतिहासिक विकास जैसे फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति या शहरों के विकास और सामाजिक संस्थानों और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के विकास में स्वयं आकार लिया है। तो बहुत से ऐसे पूर्व विद्वान थे या समाजशास्त्र के संस्थापक, उनमें से कुछ का नाम मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, जैसे इब्न खल्दून, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाल बरखाइम और कार्ल मार्क्स आदि ऐसे समाजशास्त्र के विचारक थे जिन्होंने सामाजिक संरचना, परिवर्तन और गतिशीलता के विश्लेषण में इतिहास या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को महत्व दिया। तो मित्रों, आपको यह बात बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और इसे आप बिल्कुल याद कर लें कि वो कौन कौन से समाजशास्त्र के संस्थापक थे जिन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सामाजिक संरचना या समाज में होने वाले परिवर्तन या सोशल मोबिलिटी का जो विश्लेषण उन्होंने किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और अतीत को हम इतिहास भी कहते हैं। तो समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, इतिहास, हम कह सकते हैं कि इतिहास ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तार और विश्लेषण करने में समाजशास्त्र की मदद करता है। अब कैसे ये मदद करता है इतिहास? क्योंकि यह दरअसल मानव जीवन के पूर्व के सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है और इस संदर्भ में यह मुख्यतः दोनों विषयों के सामाजिक विकास को समझने में एक दूसरे की मदद करता है। इसलिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास जैसे उपक्षेत्र या हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास के टकराव के परिणाम के रूप में उभरा। इसको हम और दूसरे शब्दों में इस तरह से भी बता सकते हैं कि यहाँ हम समाजशास्त्र और इतिहास का टकराव न लेके हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र और जिसका उपक्षेत्र सामाजिक इतिहास है, सोशल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री है, इसका जो प्रादुर्भाव हुआ या इसका जो उद्भव हुआ वो मूलतः समाजशास्त्र और इतिहास विषय के इंटरसेक्शन के कारण हुआ। दोनों एक जगह आके मिलते हैं और जिसके कारण ऐतिहासिक समाजशास्त्र का जन्म हुआ और इसी ऐतिहासिक समाजशास्त्र के दो मुख्य उपक्षेत्र हैं, सब डिसिप्लिन है, जो कि सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास के रूप में जाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से समाज की संरचना, कार्यों और परिवर्तनों के संदर्भ में अध्ययन या व्याख्या करते समय समाजशास्त्री प्रायः संदर्भ की बात करते हैं। यानी समाजशास्त्री जब सामाजिक संरचना की विवेचना करते हैं या सामाजिक कार्यों की विवेचना करते हैं या सामाजिक परिवर्तन की विवेचना करते हैं तो या उसका अध्ययन करते हैं, तो ऐसे समय में समाजशास्त्री प्रायः संदर्भ यानी रेफरेंसेस की बात करते हैं। तो इस स्थिति में समय और स्थान वे दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो सामाजिक यथार्थता के प्रासंगिक पहलुओं को उत्तराधिकार में प्राप्त करता है और इसे दर्शाता भी है। विद्यार्थियों, सामाजिक यथार्थता यानी सोशल रियलिटी के विकास को समझाने का समय एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि सामाजिक यथार्थता समय के साथ आकार लेती है। यानी सोशल रियलिटी एक समय बीतने के बाद ही
वो ठोस रूप धारण करती है या उसका आकार बिल्कुल ठोस हो जाता है। तो चूंकि इतिहास समय या समाज के आवधिक विकास जैसे कारकों पर आधारित होता है, तो यह वास्तव में समाजशास्त्र को अधिक व्यवस्थित रूप से समाज का अध्ययन करने में मदद करता है और यह समाजशास्त्रियों को वर्तमान स्थिति और समाज के विकास संबंधी तय की गई दूरी को व्यक्त करने में तर्क प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। अब जैसे हम समझ सकते हैं कि कॉम्ट ने अपने त्रिस्तरीय नियम में समाज के विकास के विश्लेषण में देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसको कॉम्ट ने अपने त्रिस्तरीय नियम में इसका प्रयोग किया और इसके अलावा स्पेंसर ने भी किया। जब वो समाज के विकास या उद्विकास के बारे में बताते हैं स्पेंसर, उसमें भी उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और प्रविधियों का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त वेबर ने जब आदर्श प्रारूप और शहरों के विकास के विस्तार को बताया, तब मैक्स वेबर ने भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था अपने अध्ययन के दौरान। और हम एक और उदाहरण दे सकते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तनों के विश्लेषण में मार्क्स ने अपने सामाजिक विश्लेषण में ऐतिहासिक आयाम का उपयोग किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों विषयों यानी इतिहास और समाजशास्त्र, दोनों विषयों की प्रकृति और दृष्टिकोण में भिन्नता है। फिर भी वे कई बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, या हम कह सकते हैं कि संकरण कराते हैं, यानी हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं और हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में भी होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप, जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया है, कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र दो विषयों के बीच आपसी अंतः प्रतिच्छेदन के उपशाखा के रूप में उभरा है, यानी दो विषयों का अंतः प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन। तो वस्तुतः हम कह सकते हैं कि आज का यह व्याख्यान समाजशास्त्र और इतिहास के बीच के इस तरह के अंतर प्रतिच्छेदन और अंतर संबंधों को विस्तारित करने पर ही केंद्रित है। तो विद्यार्थियों, अब मैं आप सभी को इतिहास की परिभाषा के बारे में बताऊंगी कि इतिहास को किस तरह से परिभाषित किया गया। तो मित्रों, सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम कहें तो हम यह कह सकते हैं कि इतिहास को प्रायः अतीत के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इतिहास का अध्ययन करने वाले इतिहासकार और सामाजिक घटनाओं और विकास की ओर अग्रसर घटनाओं और परिस्थितियों के अध्ययन, कारणों और प्रभावों का अध्ययन करते हैं। यानी किन किन चीजों का इतिहासकार अध्ययन करते हैं? ये सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, और वे सामाजिक घटनाएं जो विकास की ओर अग्रसर हैं, या वे सारी परिस्थितियां जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, इन सभी का अध्ययन इतिहासकार करते हैं। इतिहास शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं तो मित्रों हम पाते हैं कि यह कई पारस्परिक पहलुओं में सन्निहित है। इसमें बहुत से आयाम हैं, इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इतिहास एक अतीत है या अतीत में घटित हुई चीजें हैं। और दूसरी बात, अतीत में घटित हुई घटनाओं का
इतिहास इतिहास विषय मुख्य रूप से अतीत में घटित हुई घटनाओं को ही एक्सप्लेन करता है, उसकी विवेचना करता है। तो विभिन्न विचारकों ने इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मानव के अतीत के अध्ययन के रूप में वर्णित किया है या इसका वर्णन किया है, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेस्ड। लेकिन यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि इस तथाकथित अतीत का अपना क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी है। तो इतिहासकार समाज के प्रकार, उनकी संरचना, संस्कृति, सभ्यता और राजनीति, इन सभी का अध्ययन करते हैं और मानव समाजों का अध्ययन करते हैं, और मुख्य रूप से वो एक कालखंड में किस तरह से मानव समाज विकसित हुआ है इसकी विवेचना करते हैं। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है समय, कि एक विशेष समय में किस तरह से मानव समाज या मानव समाज की संरचना या उस विशेष समाज की संस्कृति या सभ्यता या उसका राजनीतिक पहलू या उसका आर्थिक पहलू किस प्रकार विकसित हुआ है, इतिहास उसी का वर्णन करता है। तो इस प्रकार इतिहास समय और काल की विशेषताओं के संबंध में अपने सामाजिक डोमेन का अध्ययन करता है। ये हम अंत में कह सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि इतिहास समय और काल की विशेषताओं के संबंध में अपने सामाजिक डोमेन का अध्ययन करता है। अब हम ये देखते हैं कि विशेष रूप से इतिहास कई मामलों में महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है? जैसे हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि मेमोरी जो होती है, जैसे स्मृति, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर व्यक्ति विस्मृति का शिकार हो जाए या उसकी याददाश्त चली जाए तो उस व्यक्ति का सर्वाइवल खतरे में आ जाता है, या वो अच्छे से वो अपने जीवन को नहीं चला सकता है। तो एक व्यक्ति के लिए जिस तरह से स्मृति या मेमोरी या याददाश्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह से इतिहास समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार स्मृति किसी भी व्यक्ति को पहचान और मान्यता प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से इतिहास समूहों या समाज में एक समुदाय को पहचान और मान्यता प्रदान करता है या मान्यता प्रदान करने में सहायता करता है। तो यह स्पष्ट है कि यह किसी की जड़ों, जैसा कि अतीत में घटित हुआ होगा, उस ऐतिहासिकता या विकास के मिलान बिंदु की ओर इशारा करता है। सामाजिक यथार्थ को उजागर करने के लिए इतिहास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है, और इसमें इतिहास किस तरह से सामाजिक यथार्थ या सोशल रियलिटी को उजागर करता है, ये बहुत ही आवश्यक भी होता है। हाँ, क्योंकि कभी-कभी किसी भी तथ्य से संबंधित बहुत ढेर सारे विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं, और वहां पर इतिहास एक निर्णायक स्थान रखता है उन विवादों को खत्म करने के लिए। तो इसलिए सामाजिक यथार्थ को उजागर करने के लिए
इतिहास की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये समाज में जब विवाद उत्पन्न होते हैं, वैसे सिचुएशंस में, वैसी परिस्थितियों में इतिहास एक निर्णायक की भूमिका निभाता है और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, अब मैं आप सभी को समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध के बारे में बताऊंगा। तो मैं पहला जो स्टेटमेंट या पहला जो वाक्य आपके साथ साझा करना चाहूंगी वो ये है कि समाजशास्त्र और इतिहास प्रगाढ़ रूप से एक दूसरे से अंतर संबंधित है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और साथ ही समाजशास्त्र समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखकर वर्तमान समस्या पर ध्यान देता है। ये बात हमें बहुत ध्यान देनी है। बच्चों, आपको भी ये याद करके रखना है कि समाजशास्त्र मुख्यतः वर्तमान सामाजिक समस्याओं पे या वर्तमान सामाजिक तथ्यों पर ज्यादा ध्यान देता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सहारा लेकर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि वर्तमान और अतीत दोनों अत्यंत ही करीब हैं। समाजशास्त्रियों ने अक्सर समय के साथ सामाजिक परिवर्तन, विकास और समाज के चेहरे को बदलने के लिए इतिहास का संदर्भ दिया है। तो इस तरह से इतिहास को अतीत की व्याख्या करने के लिए सामाजिक पहलुओं को भी समझने की आवश्यकता है। यानी इतिहास हम तभी अच्छे से समझ पाएंगे विद्यार्थियों जब हम सभी सामाजिक अवधारणाओं को अच्छे से समझ लें। एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि समाजशास्त्र और इतिहास दोनों विषयों के बीच की सीमाएं तब धुंधली और उलझ जाती हैं जब इन्हें सामाजिक यथार्थ के जटिल जालों को सुलझाने के लिए एक संदर्भ के रूप में शामिल किया जाता है। और दोनों विषयों के बीच सीमाओं के इस धुंधलेपन को कई विद्वानों द्वारा उपयोगी शोध प्रयासों के अवसर के रूप में देखा जाता है। इस बारे में मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। ईएच कार ने 1967 में अपने पुस्तक में बताया, उस पुस्तक का नाम था व्हाट इज हिस्ट्री। तो व्हाट इज हिस्ट्री में ईएच कार ने यह तर्क दिया है कि अधिक सामाजिक इतिहास और अधिक ऐतिहासिक समाजशास्त्र दोनों के लिए बेहतर होता है, दोनों विषयों के लिए बेहतर होता है। उनके बीच की सीमा को आदान प्रदान के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बीच में बाधा हो या रुकावट हो। तो दोनों विषयों के बीच की सीमा को वैचारिक आदान प्रदान के लिए खुला रखना चाहिए। तो इस प्रकार कई समाजशास्त्रियों ने अंतर अनुशासनात्मक और ज्ञान उत्पादन को समृद्ध करने के तो विषयों के बीच लेन देन के इस प्रस्ताव की भी वकालत की है। यानी नॉलेज प्रोडक्शन और इंटरडिसिप्लिनरी जो नेचर है उसको हम कैसे एनरिच करेंगे, किस तरह से समृद्ध करेंगे, तभी हम कर सकते हैं जब इतिहास और समाजशास्त्र दोनों विषयों के बीच विचारों का लेन देन हो, है ना। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि सामाजिक परिवर्तन एक वास्तविकता है और यह स्वाभाविक है। हाँ, इसे टाला नहीं जा सकता है और ये बहुत ही धीरे धीरे होती है और समाज में हमेशा ये होती रहती है। इट्स एन ऑनगोइंग
प्रोसेस। तो इतिहास समय और काल के संबंध में इसका विश्लेषण करने के लिए प्रतिबंधित या वास्तविक तरीका दिखाता है। हम कह सकते हैं कि इतिहास परिवर्तन की निरंतर चेतावनी देता है, भले ही तथ्य स्थायी हो या तथ्य अनियमित हो या अप्रत्याशित। तो इस प्रकार इतिहास सावधानी पूर्वक परिवर्तन की जांच और विश्लेषण करने के लिए संदर्भ और एक प्रासंगिक उपकरण का एक फ्रेम प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रदान करता है। किसके लिए? सोशल चेंज कि किस तरह से जांच की जाए या उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, सामाजिक परिवर्तन का इसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह कार्य करता है। और यह भी सत्य है कि वास्तविकता को पूरा करने के लिए समाजशास्त्र और इतिहास दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वो कैसे? तो पूर्व की घटनाओं और आंदोलनों और सामाजिक संस्थानों को समझने के लिए समाजशास्त्र पूर्णतः इतिहास पर ही निर्भर करता है। तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि समाजशास्त्र समाज के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन से भी संबंधित है, और समाजशास्त्री ऐतिहासिक विश्लेषण और व्याख्याओं के माध्यम से पूर्व काल की या पुरानी परंपराओं, संस्कृति या सभ्यताओं के विकास या समूहों और संस्थानों का अध्ययन करता है। विद्यार्थियों, इस संदर्भ में विशेष रूप से जॉन सेली ने सही ही कहा है कि समाजशास्त्र के बिना इतिहास का कोई फायदा नहीं, और इतिहास के बिना समाजशास्त्र कुछ भी नहीं है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी सामाजिक समस्या को समग्रता और गहराई से समझने के लिए विद्यार्थियों भूतकाल और वर्तमान काल दोनों का अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम किसी सामाजिक समस्या को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही समग्रता से समझते हैं, तो उस विशेष सामाजिक समस्या के भूतकाल, उससे संबंधित जो भी भूतकाल में घटित हुई घटनाएं हैं या वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, उन सभी को होलिस्टिकली हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शिक्षण के रूप में समाजशास्त्र, इतिहास और उसके असाधारण विकास का अध्ययन करने के लिए हमें एक विशेष समझ के प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान कर सकता है। इसके लिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे सामाजिक कल्पना का साधन स्पष्ट तथ्यों से परे देखने और तथ्यों की किसी भी ऐतिहासिक घटना के पहलुओं की जांच करने के लिए सामान्य तथ्यों से परे जाने में मदद कर सकता है। सामाजिक कल्पना की अवधारणा देने वाली सी राइट मिल्स ने भी कहा है कि सामाजिक कल्पना का साधन जीवन और इतिहास के संदर्भ में दुनिया को देखना शामिल करता है। यानी इमेजिनेशन, सोशल इमेजिनेशन, सामाजिक कल्पना का साधन क्या है? इसके लिए हमें जीवनी और इतिहास के संदर्भ में दुनिया को देखना है, ऐसा सी राइट मिल्स ने कहा है। और समाजशास्त्र के अध्ययन में व्यक्तिगत जीवनी और चीजों की जीवनी से संबंधित जो चीजों की जो योजनाएं हैं वो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़े होते हैं। तो इसलिए हमें ऐतिहासिक घटनाओं के गर्भ में स्थित इस तरह के संबंधों का बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही
अच्छी समझ के साथ इसकी खोज करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल्स ने संरचना, जीवनी और इतिहास जैसे मानव दुनिया के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया। और वो 3 महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं? वो है संरचना, जीवन और इतिहास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सी राइट मिल्स ने मानव दुनिया के उपरोक्त 3 आयामों के मिलान बिंदु पर अपने विश्लेषण का पैटर्न विकसित किया। यानी सी राइट मिल्स ने जो भी दुनिया के विश्लेषण का जो पैटर्न जो विकसित किया वो बेसिकली एक इंटरसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आधारित है। और जहां पे ये संरचना, जीवनी और इतिहास तीनों एक दूसरे से मिलते हैं, वही उसी पर आधारित उनका विश्लेषण का पैटर्न है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यवस्थित वास्तविकता के रूप में सामाजिक दुनिया के गठन और आकार के संदर्भ में सामाजिक संरचना पर केंद्रित है। उन्होंने सी राइट मिल्स ने सामाजिक व्यवहार के विशेष पैटर्न के आकार के रूप में मानव व्यवहार को आगे बढ़ाया। चीजों की अपनी योजना में इतिहास ने धारणा जोड़ा कि सामाजिक संरचनाओं का आकार और गठन हमेशा समय और स्थान के लिए विशिष्ट होता है, क्योंकि वे स्वयं परिवर्तन के अधीन होते हैं और इसलिए एक अवधि से दूसरे अवधि में यह भिन्न होता है। और अंत में ये कहते हैं कि जीवनी इस तरह की सभी सामाजिक संरचनाओं को जोड़ती है और सामाजिक अनुभवों के साथ सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करने के व्यक्तिगत अनुभवों के साथ बदलती है और समाज के सदस्य के रूप में उनकी क्रिया कैसे आकार और पुनः आकार प्राप्त करती है। इस प्रकार से इतिहास किसी भी सामाजिक समस्या का पता लगाने के लिए उसके संदर्भ को समझने और इस समस्या को पूरी तरह से समझने में मदद कर सकता है। तो इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि किसी समस्या को समझने के लिए केवल एक शैक्षणिक दृष्टिकोण या संदर्भ के फ्रेम से किसी समस्या का विस्तृत विश्लेषण प्राप्त करने में मदद नहीं मिल सकती है, बल्कि समाजशास्त्र और इतिहास दोनों की कई समस्याओं का वास्तविक उत्तर सामाजिक इतिहास में या ऐतिहासिक समाजशास्त्र में प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र और इतिहास। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं। अब कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। अगस्त कॉम्ट का समाजशास्त्र की धारणा समाज के विकास के अपने विश्लेषण में इतिहास को शामिल करता है। यह विभिन्न ऐतिहासिक चरणों के माध्यम से मानवता के विकास के कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का कैपिटल, डास कैपिटल एंड मैक्स वेबर का इकोनॉमी एंड सोसाइटी या फर्डिनेंड टॉनीज का गेमाइनशाफ्ट और गेसेनशाफ्ट ने अपने सामाजिक विश्लेषण को समृद्ध करने के लिए व्यापक रूप से ऐतिहासिक आयाम का उपयोग किया है। और इस तरह के विश्लेषण से यह पता चलता है कि एक समस्या का पता लगाने और इसके महत्व की जांच करने के लिए समाजशास्त्र इतिहास की मदद लेता है। उदाहरण के लिए वेबर का विवरण समाजशास्त्रियों द्वारा अपनी सामाजिक व्याख्या विकसित करने के लिए तैयार किए जाने वाले उदाहरण का एक आदर्श प्रकार है।
या आदर्श प्ररूप है। तो इसके अलावा समाजशास्त्र में, इतिहास में समाजशास्त्र को पेश करने के लिए कई चीजें हैं। मिसाल के तौर पर उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोत समाजशास्त्रियों को समाज विश्लेषण और गतिशीलता पर विश्लेषण करने के लिए डेटा का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 1700 के दशक में के उत्तरार्ध में और 1800 के दशक के दौरान यूरोप में सामाजिक उथल पुथल में विद्वानों को समाज का अध्ययन करने और सामाजिक विकास के पैटर्न को समझने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रभाव के लिए पर्याप्त उदाहरण है जो इतिहास के साथ समाजशास्त्र के संबंध प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए कॉन्ट, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्कहाइम, वेबर, सिमेल, पारेटो, पार्सन्स और समकालीन समाजशास्त्री जैसे हेबरमास, मैनहेम, वालेंस्टीन, कासल्स इत्यादि जैसे कई समाजशास्त्रियों ने अपने सामाजिक विश्लेषण में ऐतिहासिक आयाम का उपयोग किया। उन्होंने आधुनिकता, विकास के मॉडल और शहरी समुदायों की समस्याओं पर अधिक जोर दिया। समाजशास्त्र अपने शुरुआती समय में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्तमान और अतीत दोनों में रुचि रखता था। अवधारणाओं को परिभाषित करने और इसे संदर्भित करने में, इसे व्यवस्थित करने के लिए इसे अनिवार्य रूप से एक ऐतिहासिक घटना के रूप में मान्यता मिली। सामाजिक अवधारणाएं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण और उसके प्रभाव की व्याख्या करने में मदद भी करती है। हम देखते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के ऐतिहासिक विकास में समाजशास्त्र के सिद्धांतों का विकास, समाजशास्त्र के सिद्धांतों का जो विकास दर्शन था या ज्ञान मीमांसा और प्रगतिशील सोच, इनके रूप में हम इनके स्तर पर यह देख सकते हैं। तो विशेष रूप से सामाजिक सिद्धांत बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल का उत्पाद रहा है जिसके भीतर वे विकसित हुए थे। उदाहरण के लिए ज्ञानोदय उल्लेखनीय बौद्धिक विकास का समय था, यानी एनलाइटनमेंट। ये इस समय बहुत ही ज्यादा बौद्धिक विकास हुआ समाज में और इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण विचार और सामाजिक विचार उभरे और इन नव विकसित विचारों और चिंतनों ने पुराने विचारों को बदल दिया। तो यह जो अवधि थी, ज्ञानोदय का जो काल था, इस अवधि ने तर्क के कारण तर्क संगतता, वैज्ञानिक तरीकों या अनुभवजन्य शोध के माध्यम से समझे जाने वाले समाज को जन्म दिया। यानी इस समय तार्किक आधार या साइंटिफिक मेथड या एम्पिरिकल स्टडी, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व मतलब ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया ये समय, इस समय। तो इसी तरह से 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने एक जगह बनाई जब मनुष्य के सार्वभौमिक अधिकारों ने सामाजिक निर्माण के आवश्यक तत्वों के रूप में इसे स्वीकार किया और स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद आदि जैसे नए विचारों ने आकार लिया और समाज की यह जो प्रभावित संरचना थी और विचारधाराओं और सामाजिक राजनीतिक प्रतियोगिताओं के एक नए समूह का निर्माण हुआ और कई पहले समाजशास्त्री इस तरह के युग काल के उत्पाद थे और प्रगतिशील विचारों की
परंपरा को आगे बढ़ाते थे। इसमें सेंट साइमन भी प्रमुख थे। सेंट साइमन अगर कहें तो डायरेक्टली या सीधे तौर पर यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, जबकि कॉम्ट फ्रांसीसी क्रांति के बाद में आते हैं। और इन पूर्व समाजशास्त्रियों ने समाज में चल रहे सामाजिक सांस्कृतिक उथल पुथल और मानवीय मामलों को समझने और परीक्षण करने के विचार दिए। उदाहरण के लिए कॉम्ट ने नैतिक और सामाजिक दर्शन, इतिहास के दर्शन और महाद्वीप और विज्ञान के विशिष्ट तरीकों को एक साथ लाने की कोशिश की। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, जिन्हें समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने अपने सामाजिक विश्लेषण में इतिहास का उपयोग किया। मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन और ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का विश्लेषण इसका उदाहरण है। इसी तरह से वेबर ने इतिहास और इसके विश्लेषण के गर्भ में तर्क संगतता यानी रैशनैलिटी, आधुनिकता, मॉडर्निटी, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, धर्मनिरपेक्ष समाज, सेक्युलर सोसाइटी, शहर और आदर्श प्रकारों, आइडियल टाइप जैसे अनेक अवधारणाओं का विस्तार किया। और इन अवधारणाओं के विस्तार में मैक्स वेबर ने इतिहास का सहारा लिया या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। वेबर ने अपने कार्य इकोनॉमी एंड सोसाइटी में, जैसा कि पहले भी हमने अभी जिक्र किया था कि ऐतिहासिक व्याख्या को ऐतिहासिक घटना के मूल और परिणामों के बारे में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अपने प्रस्तावों को विस्तारित करने के लिए भी मैक्स वेबर ऐतिहासिक व्याख्याओं को सामने लाते हैं या ऐतिहासिक व्याख्याओं की सहायता से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र के कई बुद्धिजीवियों ने सामाजिक इतिहास के विकास की दिशा में काम किया है। यह सामाजिक इतिहास के विकास को एक दिशा देने का कार्य किया है। तो विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में जर्मन भाषी देशों और अन्य देशों के कुछ इतिहासकार, जिन्होंने इस शिक्षण के पारंपरिक मार्गों को विचलित करने की हिम्मत की, वो धीरे धीरे सामाजिक इतिहास के विकास में योगदान भी देने लगे। उदाहरण के लिए जेज टर्नर का नाम लेना यहाँ उल्लेखनीय होगा, क्योंकि जेज टर्नर ने सभ्यता और जंगल के बीच की सीमाओं के संदर्भ में अमेरिका की स्थिति की व्याख्या की। इसके अतिरिक्त सीए दाढ़ी ने अमेरिकी गृह युद्ध का औद्योगिक उत्तर और कृषक दक्षिण के बीच में संघर्ष के रूप में व्याख्या और विश्लेषण किया। यानी सीए दाढ़ी ने जब इंडस्ट्रियल नॉर्थ वर्सेस एग्रीकल्चरलिस्ट साउथ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी व्याख्या और विश्लेषण करने में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। इसी प्रकार बेल्जियम के हेनरी पेरेन ने यूरोप का एक सामाजिक आर्थिक इतिहास विकसित किया। डच विद्वान जॉन हुइजिंग मध्य युग के अंत में अपना काम समर्पित किया और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जॉन हुइजिंग ने कल्चरल हिस्ट्री में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 1920 के दशक में इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, और यह बदलाव वास्तव में एनल स्कूल से जुड़ा हुआ था, जिसे दरखाइन के समाजशास्त्र से प्रभावित स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के लुसीन फरवरी और मार्क ब्लॉच
दो प्रसिद्ध प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया और इन दोनों ने इतिहास के व्यापक अध्ययन की वकालत की थी। इसके अलावा समय के साथ साथ समाजशास्त्र ने भी अपने दृष्टिकोण और प्रणाली संबंधी परंपराओं में वृद्धि की, यानी अपने मेथोडोलॉजिकल जो ट्रेडिशंस थे इसमें भी समाजशास्त्र ने थोड़ा परिवर्तन लाने की या मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश की। यद्यपि यह भी सत्य है कि 20वीं शताब्दी के दौरान समाजशास्त्र और इतिहास थोड़ा अलग तो हो गए, लेकिन एक पूर्ण अलगाव कभी संभव नहीं हुआ। और यह मुख्य रूप से इस प्रकार से था कि एक नया और रोचक शोध अभिविन्यास अर्थात ऐतिहासिक समाजशास्त्र ने आकार लिया और धीरे धीरे सामाजिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अंततः इतिहास ने अतीत के सामाजिक विश्लेषण और वर्तमान के लिए प्रासंगिकता को साबित करने में मदद की। यदि कोई सामाजिक सिद्धांतों में अपनी जड़ों की तलाश करता है तो पार्सन्स की संरचनात्मक कार्यात्मकता को एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारक माना जा सकता है, जो समाजशास्त्र और इतिहास दोनों को एक स्थान पर लाता है। यानी पार्सन्स की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, ये समाजशास्त्र और इतिहास को एक साथ एक स्थान पर लाने में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है। इसके अलावा 1957 में रॉबर्ट नेली बेलर ने ताकिगावा धर्म नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें विरोधवादी नैतिकता के जापानी समकक्ष को प्रकट किया। 1959 में नील जे स्मेल्सर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति के दौरान कपास उद्योग के विकास की जांच करके सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति की व्याख्या करने का प्रयास किया। और इसी तरह 1970 के दशक में कैलकट पार्सन्स ने अपनी दो महत्वपूर्ण कृतियों, उन कृतियों का नाम मैं लेना चाहूंगी। 1971 में सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड उन्होंने द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, हाँ, ये दो उनके महत्वपूर्ण कार्य थे। इन कार्यों में उन्होंने कार्यात्मक भेदभाव के माध्यम से प्रणाली की अनुकूली क्षमता बढ़ाने की अवधारणा के आधार पर सामाजिक विकास का सिद्धांत विकसित किया। इसके अलावा 1970 के दशक के मध्य में नॉर्बर्ट इलियास ने सभ्यता के सिद्धांत पर काम किया, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व, व्यवहार और राज्य के गठन के सिद्धांत में ऐतिहासिक परिवर्तनों को व्यापक रूप से शामिल किया। ऐसा कहा जा सकता है कि 1946 से 1960 का जो दशक था, ये 1946 से 1960 का दशक संभवतः समाजशास्त्र का स्वर्ण युग था, जब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट लग रहा था, तो इसका भविष्य प्रत्याशित दिखाई देता था और इसके बौद्धिक अगुओं ने क्या करना है और कैसे करना है इसके बारे में वे सुनिश्चित थे। हालांकि बदलते समय और बदलते सामाजिक जरूरतों और 1960 के बाद वैश्वीकरण ने समग्र सामाजिक संभाषण और एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया या नेटवर्क सोसाइटी, सूचना क्रांति और सांस्कृतिक अध्ययनों के उद्भव ने समाजशास्त्र के संदर्भ को बदल दिया। तो मित्रों, 1960 के दशक के बाद हम समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन के साक्षी रहे हैं, और ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे वो किससे जुड़े हुए थे? वो वैश्वीकरण से जुड़े हुए थे, वो नेटवर्क सोसाइटी से जुड़े हुए थे, वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का जो रिवॉल्यूशन था, सूचना क्रांति से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1960 के दशक के बाद
समाजशास्त्र के अध्ययन के संदर्भ में काफी बदलाव देखने को मिला और आधुनिकता अतीत का विषय बन गया। अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि पिछले कुछ दशकों में समाजशास्त्री बहुत ही चिंतित हो गए हैं, जैसे उत्तर औद्योगिकीकरण, उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, उत्तर संरचनावाद आदि अवधारणाएं या सिद्धांत हमारे समक्ष आए हैं, जो कि सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करने या सामाजिक परिस्थितियों के विश्लेषण करने में सहायता करता है। तो इस तरह से हम बहुत ही नवीन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों को देखते हैं, जिसके उदाहरण है उत्तर औद्योगिकीकरण, उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, उत्तर संरचनावाद इत्यादि, यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एटसेट्रा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हैबरमास ने कार्य और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बताया, फूको ने आधुनिकता और जेल प्रणाली के बारे में बताया, एंथनी गिड्स ने आधुनिकता के बारे में बताया, और ये सारे समाजशास्त्री, इन सारे समाजशास्त्रियों ने अपने सामाजिक विश्लेषण को विस्तारित करने में विद्यार्थियों, इन सभी ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर काम किया और इसका उपयोग किया। इस कारण भी हम देखते हैं समाजशास्त्र और इतिहास दोनों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर स्थापित करेंगे। विद्यार्थियों, समाजशास्त्र और इतिहास के बीच अंतर हालांकि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही दो भिन्न बौद्धिक शैक्षणिक विषय हैं और दोनों ही अपनी शैक्षणिक पद्धतियों, दृष्टिकोणों और उद्देश्यों में बहुत ही ज्यादा भिन्नता भी रखते हैं। जॉन एच गोल्डथॉर्प, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में 20वीं शताब्दी में के मध्य में इतिहास का अध्ययन किया, वे समाजशास्त्र और इतिहास दोनों के अनुसंधान दृष्टिकोणों की तुलना करते हैं और उनका दावा है कि समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही अपने वर्तमान और अतीत के अभिविन्यास में भिन्न हैं। वो कैसे भिन्न हैं? तो इतिहासकार समय स्थान को स्थानबद्ध कर अपने निष्कर्षों पर जोर देते हैं, है ना। इतिहासकार समय और स्थान को स्थानबद्ध कर अपने निष्कर्षों पर जोर देते हैं, जबकि समाजशास्त्री स्थान समय के आयामों से ऊपर उठकर अपनी समझ पर विश्वास करते हैं। अतः समाजशास्त्र और इतिहास में बड़ा अंतर विश्लेषण के लिए रखे गए तथ्य और साक्ष्य की प्रकृति से संबंधित है। विद्यार्थियों, समाजशास्त्री अतीत और प्राथमिक तथ्यों में अधिक दिलचस्पी रखते हैं, जबकि इतिहासकार अतीत में दिलचस्पी रखते हैं और संग्रहित माध्यमिक तथ्यों और अतीत की घटनाओं की खोज करते हैं। तो एक समृद्ध सामाजिक विश्लेषण के लिए यह अक्सर तर्क दिया जाता है कि समाजशास्त्रियों को ऐतिहासिक रूप से अवगत होना चाहिए। उन्हें ऐतिहासिक परिस्थितियों और सीमाओं से भी अवगत होना चाहिए, जो उनके सामाजिक मुद्दों के विश्लेषण की सूचना देता। इसके अतिरिक्त गोल्डथॉर्प का यह तर्क भी है कि इतिहास और समाजशास्त्र महत्वपूर्ण रूप से दोनों का दो भिन्न बौद्धिक उद्गम है और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इतिहास और समाजशास्त्र को निष्कर्ष के तहत एक मानना गलत है। इतिहास किसी भी अर्थ में समाजशास्त्र की तरह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, यह रंगीन इकाइयों की तलाश नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों को पुनः प्रस्तुत करता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों की व्याख्या करता है। इतिहासकार ठोस तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और इन तथ्यों को एक अनूठी घटना के रूप में प्रस्तुत करते हैं,
जबकि समाजशास्त्री विशिष्ट तथ्यों को खोजने और सूत्रबद्ध करने के लिए प्रासंगिक और विभिन्न श्रेणियों में परिकल्पना, वर्गीकृत और व्यवस्थित डेटा पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और इतिहास एक ही भाषा नहीं बोलते, दोनों ही व्यवहारिक रूप से कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न मत रखते हैं। विशेषकर हमें इसे केवल दो भिन्न व्यवसाय मात्र के रूप में नहीं देखना चाहिए, अपितु यह एक ऐसी संरचना है जिसकी भाषा, विचार की शैली और मूल्य सभी भिन्न हैं और जो शिक्षा और प्रशिक्षण में भिन्नता के द्वारा आकार पाते हैं। तो इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि समाजशास्त्रियों में संख्याओं की और इतिहासकारों में तिथियों और शब्दों की लालसा होती है। मैं एक बार पुनः इसे रिपीट करना चाहूंगी कि समाजशास्त्रियों में संख्याओं की और इतिहासकारों में तिथियों और शब्दों की लालसा होती है और समाजशास्त्री नियमों को मान्यता देते हैं और विविधता को अनदेखा करते हैं, जबकि इतिहासकार व्यक्तियों और विशिष्टता पर बल देते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र इतिहास से इन अर्थों में भी भिन्न है कि समाजशास्त्री अवधारणाओं के प्रकार विज्ञान को बनाने के लिए सामान्यीकृत एकरूपता और प्रक्रियाओं की तलाश करते हैं जो इतिहासकारों द्वारा किसी विशेष मामले में प्रस्तावित वास्तविक तथ्यों से अलग होता है। अनेक विद्वानों ने इतिहास को समाज के मूर्त और विवरणात्मक विज्ञान का एक रूप भी कहा है। इतिहास सामाजिक अतीत की एक तस्वीर को बनाने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ समाजशास्त्र को समाज का सारांश और सैद्धांतिक विज्ञान का एक रूप कहा जाता है। इस विषय में समाजशास्त्र का विस्तार हम कह सकते हैं कि इतिहास से व्यापक माना जाता है। समाजशास्त्र न केवल सामाजिक वर्तमान से अपितु या सामाजिक अतीत से भी संबंधित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है और यह अक्सर व्यापक उद्देश्य को लक्षित करता है और सामान्यीकरण को उत्पन्न करने के लिए समय और स्थान की सीमाओं का अतिक्रमण कर सैद्धांतिक कथनों में स्थापित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में समाजशास्त्र और इतिहास दो अलग अनुशासन हैं, यानी ये दो अलग डिसिप्लिन्स हैं जो पद्धतियों, दृष्टिकोणों और उद्देश्यों में भिन्न हैं। समाजशास्त्रियों ने संख्याओं की और इतिहासकारों ने तिथियों और शब्दों की लालसा होती है। ये मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूंगी कि समाजशास्त्री नियमों को मान्यता देते हैं और विविधता को अनदेखा करते हैं, जबकि इतिहासकार व्यक्तियों और विशिष्टता पर बल देते हैं। समाजशास्त्री अवधारणाओं के प्रकार विज्ञान को बनाने के लिए एक सामान्यीकृत, एक जनरलाइज्ड या एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी की तलाश करते हैं, है ना। समाजशास्त्री अवधारणाओं के प्रकार विज्ञान को बनाने के लिए सामान्यीकृत एक रूपता और प्रक्रियाओं की तलाश करते हैं जो इतिहासकारों द्वारा किसी विशेष मामले में प्रस्तावित वास्तविक तथ्यों से अलग होता है। तो इस प्रकार इतिहास को समाज के मूर्त और विवरणात्मक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। इतिहास सामाजिक अतीत की एक तस्वीर को बनाने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ समाजशास्त्र को समाज का सारांश और सैद्धांतिक विज्ञान का एक रूप कहा जाता है और इस विषय में समाजशास्त्र का विस्तार इतिहास से
व्यापक माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।